हर्षवर्धन। हर्ष का साम्राज्य, इतिहास, शासनकाल। हर्ष, जिन्हें हर्षवर्धन भी कहा जाता है, जन्म लगभग 590, मृत्यु लगभग 147 से 147 तक उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य के शासक थे। हर्ष का शासनकाल प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण का प्रतीक प्रतीत होता है, जब विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय साम्राज्य लगातार आधिपत्य के लिए संघर्ष करते रहे। वे इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत के अंतिम महान साम्राज्य वर्धन साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 6ठी शताब्दी के मध्य में महान गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, जिसके अधीन भारत ने अपना स्वर्ण युग देखा, हर्षवर्धन ने ही उत्तरी भारत के अधिकांश भाग को एकीकृत किया और अपनी राजधानी कान्यकुब्ज से 4 दशकों तक शासन किया। इतिहास और विस्तार पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद प्रमुखता में आया। उनके बाद उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने शासन किया। अपने भाई की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर, आधुनिक हरियाणा के निर्विवाद शासक बने। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सबसे बड़े भारतीय साम्राज्यों में से एक होने के नाते इसने संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत को अपने दायरे में समेट रखा था। पूर्व में उनका साम्राज्य कामरूप तक फैला हुआ था और नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उनका साम्राज्य वर्तमान उड़ीसा, बंगाल, पंजाब और संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान तक फैला हुआ था। वर्धन साम्राज्य में 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र शामिल थे। हर्ष के प्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्र, जैसे मध्य प्रांत, गुजरात, बंगाल, कलिंग, राजपुताना, और वे राज्य जो उसके अधीन सामंत बन गए थे, जिनमें जालंधर, कश्मीर, नेपाल, सिंध और कामरूप, आधुनिक असम शामिल थे। प्रशासन और साम्राज्य। कहा जाता है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कई लोगों को महान गुप्त साम्राज्य की याद दिलाता था, क्योंकि उसका प्रशासन गुप्त साम्राज्य के प्रशासन जैसा ही था। उसके साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी और लोग अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र थे। उसके साम्राज्य ने गरीबों की भी अच्छी देखभाल की और उनके लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने वाले विश्राम गृह बनवाए। कई ग्रंथों में हर्षवर्धन को एक महान सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने सुनिश्चित किया कि उसकी सभी प्रजा सुखी रहे। उसने अपनी प्रजा पर भारी कर नहीं लगाए और उसकी अर्थव्यवस्था कुछ हद तक आत्मनिर्भर थी। उसकी राजधानी कन्नौज, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, ने कई कलाकारों, कवियों, धार्मिक नेताओं और विद्वानों को आकर्षित किया, जो दूर दूर से आते थे। उसने चीनियों के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। उसने चीन में एक भारतीय मिशन भी भेजा, जिससे भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। प्रसिद्ध चीनी भिक्षु और यात्री हुएनसांग ने उसके साम्राज्य में 8 वर्ष बिताए। अपने शासनकाल के दौरान हर्षवर्धन ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि अपने शासनकाल के चरम काल में उनके पास 1,00,000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सेना और 60,000 हाथी थे। इसके अलावा हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत के अधिकांश भागों में सिक्कों का अभाव था। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था सामंती प्रकृति की थी। स्वतंत्र शासक, जिन्हें सामूहिक रूप से महासामंत कहा जाता था, हर्षवर्धन को कर देते थे और सैन्य सहायता प्रदान करके उनकी सहायता भी करते थे। इसने हर्षवर्धन के साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और शिक्षा। हर्ष कला और शिक्षा दोनों के संरक्षक थे। वे स्वयं एक लेखक थे और उन्होंने 3 संस्कृत नाटक, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखे। उनके राजस्व का 1/4 हिस्सा विद्वानों के संरक्षण में जाता था। इसके अलावा हुएनसांग ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का अत्यंत सजीव वर्णन किया है, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर था। नालंदा में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। पाठ्यक्रम में वेद, बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, नगर नियोजन, चिकित्सा, कानून,
खगोल विज्ञान आदि शामिल थे। इसके अलावा बाणभट्ट नामक एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक और कवि हर्षवर्धन के दरबार में अस्थान कवि, राज्य के प्रमुख कवि के रूप में कार्यरत थे। समाज और धर्म हिंदुओं में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। वे 4 जातियों या वर्णों में विभाजित थे: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जिनकी अपनी उपजातियां थीं। पूर्व काल के उदार युग की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। सती प्रथा, विधवा दाह आम थी और उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। हर्ष आरंभ में शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में महायान बौद्ध बन गए। फिर भी वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने और प्रचारित करने के उद्देश्य से हर्ष ने 643 में कन्याकुब्ज में एक महासभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ह्वेन त्सांग ने की। इसके अलावा हर 5 साल में प्राचीन शहर इलाहाबाद में धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते थे। यहाँ वे दान या दान का समारोह आयोजित करते थे, जो 3 महीने तक चलता था। इस दौरान पिछले 5 वर्षों में संचित अधिकांश धन समाप्त हो जाता था। मृत्यु और विरासत। हर्ष के साम्राज्य ने भारत में सामंतवाद की शुरुआत की। गांवों में जमीन दी जाती थी, जिससे स्थानीय जमींदार शक्तिशाली हो जाते थे। इससे साम्राज्य कमजोर हो गया और स्थानीय झगड़ों को बढ़ावा मिला। व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर्ष को लगातार यात्रा करनी पड़ती थी। 40 से ज्यादा वर्षों तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन करने के बाद हर्ष की मृत्यु 647 में हो गई। चूंकि उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, इसलिए उनका साम्राज्य ढह गया और तेजी से छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। राजा हर्षवर्धन के निधन ने शक्तिशाली वर्धन वंश के अंत को चिह्नित किया। इस प्रकार के गौरवपूर्ण इतिहास को समझने और देखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, यूपीपीएससी। एंड दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel Tales of Heart, Mind